हेलो दोस्तों। तो स्वागत है हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इंजीनियरिंग सफारी। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज के इस लेक्चर में हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 का सब्जेक्ट जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड लीनियर अलजेब्रा, इसके रिलेटेड सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर अप करने वाले हैं। बेसिकली ये 7 मॉड्यूल में डिवाइडेड है, जिसका आज हम लोग पहला मॉड्यूल वन शॉट में पूरा करने वाले हैं और इसका नाम है एनालिटिक फंक्शन। सो एनालिटिक फंक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक्स बता दूं। जैसे रिप्रेजेंटेशन हो गया z x प्लस आई वाई, जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जहाँ पे x आपका रियल पार्ट है, y आपका इमेजिनरी पार्ट है। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स फंक्शन हम कैसे डिनोट करते हैं, देखिए हमने डिनोट किया कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से, है ना। सिमिलरली अगर हम कोई फंक्शन z के टर्म्स में लिख रहे हैं जिसे हम बोलते हैं एफ ऑफ z, तो ये बेसिकली हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करता है u प्लस आई वी के फॉर्म में, जहां पर u इसका रियल पार्ट हो गया फंक्शन का और v आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज है। आप बस ये एक्सप्रेशन ध्यान में रखिए, ये दोनों, एक ये हो गया और एक ये हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आने वाले हैं, आगे क्वेश्चंस में भी, थ्योरी में भी। और एक चीज हमने बताया कि z को हम लिखते हैं x प्लस आई वाई के फॉर्म में, है ना। लेकिन अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले, मैग्नीट्यूड हम लिखते हैं रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये भी आगे क्वेश्चन में काम आएगा, इसे याद रखिए। और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका मॉडुलस का जो प्रोडक्ट है वो, एक सेकेंड मैं गलती कर रहा हूँ, हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर के बराबर होता है। और ये जेड बार क्या है, जेड बार इज नथिंग बट एक्स माइनस आई वाई इफ z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। तो अगर मेरा z हम लिख रहे हैं x प्लस आई वाई के फॉर्म में है, तो सर बार कुछ नहीं, आपको i के आगे नेगेटिव साइन लगा देना होता है, वही आपको कॉन्जुगेट हो गया। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर ये मेरा f ऑफ z है जिसको मैं लिख रहा था u प्लस आई वी के फॉर्म में, है ना। तो अगर मैं इसका कॉन्जुगेट बोलूँ आपसे लिखने के लिए, तो कुछ नहीं u माइनस आई वी हो जाएगा। आपको सिंपली i को नेगेटिव साइन से रिप्लेस कर देना। इतनी बातें क्लियर है। तो अब हम अपने आते हैं पहले टर्मिनोलॉजी जिसका नाम है एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, अब एनालिटिक फंक्शन को हम लोग रेगुलर फंक्शंस भी बोलते हैं या फिर कुछ कुछ बुक्स में इसे होलोमॉर्फिक भी बोलते हैं। ठीक है, ये एनालिटिक फंक्शन, रेगुलर फंक्शन एंड होलोमॉर्फिक फंक्शन ये सारे एक ही चीज है, अलग अलग नाम से डिनोट किए जाते हैं। अब इसके डेफिनेशन अगर आप देखें, एनालिटिक फंक्शन वो फंक्शन होता है जो डिफाइंड हो और डिफरेंशिएबल हो इन आर रीजन आर, बेसिकली आप इसको डोमेन बोल सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली डिफाइंड एंड डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या है। मान लीजिए आपके पास एक एनालिटिक फंक्शन है एफ ऑफ जेड, या फिर फिलहाल के लिए आप एनालिटिक भूल जाइए, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है एफ ऑफ जेड जिसको हम लिख रहे हैं यू प्लस आई वी के फॉर्म में। तो अगर ये मेरा फंक्शन जो है, अगर ये मेरी गिवन डोमेन, मान लीजिए मेरी डोमेन है कॉम्प्लेक्स नंबर पूरी की पूरी, तो अगर एक पूरे के पूरे डोमेन में अगर एक कुछ वैल्यू रखता है और अगर हम इसे डिफरेंशिएट कर सकता है, तब हम इसे एनालिटिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, और सेकंड चीज आती है सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू बी एनालिटिक।
तो मान लीजिए हमें एक फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। ये एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। और अगर इस फंक्शन को हमें एनालिटिक बनाना है तो उसकी क्या क्या कंडीशन से देखता है। तो पहली कंडीशन है कि ये जो इसका रियल पार्ट है, ठीक है, हमने पढ़ा था ये रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो डेल यू अपॉन में डेल एक्स, डेल यू अपॉन में डेल वाई, डेल वी अपॉन में डेल एक्स एंड डेल वी अपॉन में डेल वाई, ये सारे के सारे जो है ना ये कॉन्टिन्यूस होने चाहिए इन रीजन आर। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉची रीमन इक्वेशन। अब ये कॉची रीमन इक्वेशन क्या है देखिए बताता हूँ। आप जो ये डेरिवेटिव्स लिखा है ना आपने, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई एंड सो ऑन, इसी के टर्म्स में हम इक्वेशन लिखते हैं जिसको हम कॉची रीमन इक्वेशन बोलता है। और वो इस तरह से लिखा जाता है, देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो ये दोनों ही कॉची रीमन इक्वेशंस है। और अगर मेरा एफ ऑफ जेड जो है ये सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशंस को, तो हम बोलेंगे कि मेरा एफ ऑफ जेड जो है वो एनालिटिक फंक्शन है। अभी आपको बातों से मेरे समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन फिलहाल के लिए आप इसे नोट डाउन कीजिए। और मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप नोटबुक लेकर के बैठे साथ में, नोट डाउन करिए चीज़ों को। एंड जब आगे मैं क्वेश्चंस कराऊँ उससे भी आप लिखिए, सॉल्व करें। क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है ना कि मैं आपको अगर नोट्स दूँ तो आप खुश हो जाएंगे कि हाँ मेरे पास नोट्स है, बट आप एक्चुअली में चीज़ें सीख नहीं रहे होंगे क्योंकि आपने खुद से चीज़ें नहीं बनाई है, ठीक है। तो इसलिए मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप नोटबुक लेके बैठ रहे हैं और एक मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी तक मैंने क्या बोला मैं समराइज कर देता हूँ, ठीक है। मैंने अभी तक बोला कि मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसे हम x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखते हैं। उस x को हम रियल पार्ट बोलते हैं, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हम इसको बोलते हैं। फिर हम एफ ऑफ जेड जो कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है उसे हम u प्लस आई वी के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ u काम करता है रियल पार्ट का, v काम करता है इमेजिनरी पार्ट का। फिर हमने देखा कि मॉडुलस क्या होता है, फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखी, फिर हमने कॉन्जुगेट निकाला सीखा, जहां पर सिंपली हम i को अगर माइनस आई से रिप्लेस कर दे तो हमारा गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट बन जाता है। फिर हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी देखी कि एनालिटिक फंक्शन होता क्या है। बेसिकली हमारा पूरा मॉड्यूल एनालिटिक फंक्शन के ऊपर है, इसलिए हम पहले डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, जहां पे हमने पढ़ा कि एनालिटिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है, इनफैक्ट एक ऐसा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जो कि हर जगह डिफाइंड हो और डिफरेंशिएबल हो इन अ पर्टिकुलर रीजन आर। वो रीजन कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। फिर हमने देखा कि एनालिटिक फंक्शन को हम रेगुलर फंक्शन भी बुलाते हैं, हम होलोमॉर्फिक फंक्शन भी बुलाते हैं। उसके बाद हमने देखी कि क्या क्या वो कंडीशंस है जो एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन को एनालिटिक बनाती है। देखिए ऊपर जो हमने जो चीजें देखी ये एक डेफिनेशन है, ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन के तो काम नहीं आएगी। एक्चुअल जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा वो इस कंडीशन से होगा। इनफैक्ट जो सेकंड वाला कंडीशन है ना कॉची रीमन इक्वेशन, ये आपका ऑलमोस्ट 95% क्वेश्चन में अप्लाई होने वाला है, आप इसे लिख के ले लीजिए। और ये जो फर्स्ट कंडीशन है जो कॉन्टिन्यूटी के ऊपर है, ये बहुत ही रेयरली आस्क्ड होता है, बट हाँ क्वेश्चन जरूर बनता है, मैं आपसे कराऊंगा अभी। बट फॉर दी फर्स्ट प्रेफरेंस अगर मैं बोलूँ तो मैं इस पे ज्यादा फोकस करूंगा, ना कि इस पर। हालांकि मैं आपको एक क्वेश्चन करा दूंगा। तो कॉन्टिन्यूटी बेसिकली ये बोलता है कि जो मेरे पार्शियल डेरिवेटिव्स है किसके, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के, वो कॉन्टिन्यूस होने चाहिए गिवन रीजन पे। पार्शियल डेरिवेटिव्स कॉन्टिन्यूस होने चाहिए मतलब क्या, कि मेरे जो डेल यू अपॉन डेल एक्स है, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल बी अपॉन डेल एक्स एंड डेल बी अपॉन डेल वाई, ये सारे एक गिवन रीजन में कॉन्टिन्यूस होने चाहिए, ठीक है। अभी आप घबराइए मत, मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। इसको मैं अभी फिलहाल साइड में रख रहा हूँ, इस पे ज्यादा फोकस करने वाला हूँ। तो आइए क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम। तो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, हमें पूछा गया है शो दैट f of z is equal to z into z into mod z is not analytic। तो
हमने क्या देखा कि किसी भी फंक्शन को एनालिटिक होने के लिए कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है कुछ। पहली कंडीशन तो थी कि उसकी डेरिवेटिव्स कॉन्टिन्यूस होने चाहिए। सेकंड हमने देखा कॉची रीमन इक्वेशन। तो हम इसी को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला है। तो आप ध्यान से अटेंशन पे कीजिए, आपको सब चीजें समझ में आएंगी। और हाँ, आप देखिए आपके एग्जाम्स नियर आ रहे हैं, तो मैं इसको माइंड में रखते हुए चल रहा हूँ कि मैं आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस करवाऊं, ना कि आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी से उलझा दूं। ठीक है, तो आप बस मेरे साथ बने रहिए, आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, एंड डेफिनेटली आई प्रॉमिस यू एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आप बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में। तो आइए देखते हैं। तो हमें बोला गया है कि प्रूफ कीजिए कि ये जो फंक्शन है ये एनालिटिक नहीं है। तो हमने देखा कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक होता है तो ये कंडीशन कॉची रीमन की सेटिस्फाई होती है। लेकिन अगर कोई फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो हम सिंपली बोलेंगे कि डेल यू अपॉन डेल एक्स मेरा डेल वी अपॉन डेल वी के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे नॉट साइन लग जाएगी। सिमिलरली डेल यू अपॉन डेल वाई मेरे माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स के बराबर नहीं होगी, यहाँ पर भी नॉट लग जाएगी। फिलहाल मैं नहीं ओवरराइड कर रहा हूँ। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कॉची रीमन इक्वेशन del u upon del x is equals to del v upon del y, and del u upon में del y is equals to minus of del v upon में del x। तो आइए देखते हैं। और उससे पहले हमें दिया गया है कि f ऑफ z मेरा क्या है, z इंटू मॉड ऑफ z है। तो हमें पता है z होता है x प्लस आई वाई इंटू में मॉड ऑफ z क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर हम इसे एक्सपेंड करें तो हमें मिलेगा x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई वाई टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर मैं इस f ऑफ z को कंपेयर करूं u प्लस आई वी के फॉर्म में, तो बेसिकली मुझे यहाँ से u की वैल्यू क्या मिलती है, x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड y की वैल्यू मुझे मिलेगी, सॉरी v की वैल्यू मुझे यहाँ से मिलेगी y इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब हम कॉची रीमन यूज करते हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं डेल यू अपॉन में डेल एक्स, जो कि क्या होगा, डेल ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स। तो क्योंकि हम यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारा y जो है वो एज अ कांस्टेंट एक्ट करेगा। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स का हमें प्रोडक्ट दिख रहा है तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगाने वाला है, जो कि क्या होता है, अगर मैं इसको फर्स्ट फंक्शन बोल दूं और इसे सेकंड फंक्शन बोल दूं उस पूरे को, तो वो डिफरेंशिएशन क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। और ये किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, डेल एक्स, और ये भी डेल एक्स। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मुझे मिलेगा x इंटू, हमें पता है ना कि डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x, वो होता है अपॉन में 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो सिमिलरली ये रूट वाली टर्म है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ ये एंटायर थिंग। और अकॉर्डिंग टू चेन रूल हम इसके अंदर डिफरेंशिएट करेंगे। तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा 2x प्लस ये चीज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है। तो इस 2 को मैं कैंसिल करूंगा, न्यूमरेटर में मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करता हूँ तो व्हाट डू आई गेट, एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट और स्क्वायर मिलके कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास सिंपली बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप इस चीज को खुद से सॉल्व करके देखिएगा, आपको यही मिलने वाली है। और नीचे में मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये मुझे मिलेगी 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये मेरा क्या है, डेल यू अपॉन में डेल एक्स। इसको मैं इक्वेशन 1 लिख देता हूँ। सिमिलरली अगर मैं अपॉन डेल यू अपॉन में डेल वाई निकालूं तो क्या आ जाएगा, डेल ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स, सॉरी डेल वाई। या तो अगेन अगर मैं इसको फर्स्ट फंक्शन बोलूँ, इसको मैं सेकंड फंक्शन बोलूँ, और क्योंकि हम यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्स वाली टर्म हमारे लिए एज अ कांस्टेंट एक्ट करने वाली है, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ तो क्या हो जाएगा, वो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू डेल एक्स प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू डेल वाई, राइट। तो ये मेरा बन जाएगा x, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो बनेगा मेरा 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x का तो ये 0 हो जाएगा और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा मेरा 2y प्लस x को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y तो 0 होने वाली है ना, क्योंकि x एज अ कांस्टेंट ऐड करने वाला है, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो हमें जो सिंपली मिलेगा वो है 2xy अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये 2 से ये 2 कैंसिल, सिंपली हमें क्या मिला, एक्स वाई अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये मेरा क्या है, डेल यू अपॉन में डेल वाई, ठीक है। अब तीसरा चीज हम निकालने वाले हैं डेल वी अपॉन में डेल एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, डेल ऑफ, हमने वी की वैल्यू कितनी निकाली थी, वाई इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्योंकि हम यहाँ पे पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, y will act as a constant for us. So again I'm considering this to be my first function and this to be my second function. So what I get is, मैं प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज करने वाला हूँ, तो हो जाएगा मेरा फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सो अगेन y इंटू इस चीज का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2, और विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है तो 2x प्लस y को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो y तो यहाँ पे एज अ कांस्टेंट ऐड करेगा, हमने अभी अभी डिस्कस करा, तो एज इट इज 0 आ जाने वाला है। इस 2 से इस 2 को हम कैंसिल करेंगे, सो फाइनली व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आई होप यहाँ तक क्लियर है। Now we will find del v upon में del y, which is what, del of y into under root of x square plus y square upon में del y. Since we are differentiating here with respect to y, here x will act as a constant. Okay, so again taking this to be 1, taking this to be 2. So what I can say is first function into differentiation of second function with respect to y plus second function into differentiation of first function with respect to y. So this will become y into 1 upon 2 times of x square plus y square and differentiation of y square, because we are differentiating with respect to y, that is 2y, plus this thing will be under root of x square plus y square. So this 2 will cancel with this, we are left with y square upon में under root of x square plus y square plus under root of x square plus y square. So if I am dividing and multiplying with x square plus y square the root, so what I'll get is y square plus y square plus x square upon में
अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. So my del v upon del y is nothing but it is 2y square plus x square upon अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी. अब ये सब निकालने के बाद हमें क्या करना है, बस कंपेयर करना है कि क्या डेल यू अपॉन डेल एक्स इज नॉट इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, एंड क्या डेल यू अपॉन डेल वाई is not equal to negative of del v upon del x. Because if this holds true, then we can say that our given function f of z is not analytic. So we have found all the values, right? All these parameters we have found above. So once if you verify this, you will find that this holds true, and hence we can say f of z is not analytic. I want you to go and check whether the values that we found here is satisfying here or not. If yes, then this statement true है. ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप इसको खुद से देखें. इतना तो आप कर सकते हैं, बाकी सब मैंने आपको करा दिया. अब आगे बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर, जो कि एनालिटिक फंक्शन पे बेस्ड है. तो हमें बोला गया क्वेश्चन में फाइंड द एनालिटिक रीजन of f of z is equal to x minus y the whole square plus I into 2 times x plus y, right? So let's see how the solution comes out to be for this question. तो मैंने आपको बताया था ना कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो एक तो उसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो कुछ वैल्यू होल्ड करेगा और वो डिफरेंशिएबल भी होगा. लेकिन डिफरेंशिएबल कहाँ पे होगा? एट अ पर्टिकुलर रीजन, जिसे हम आर से डिनोट कर रहे थे. तो यहाँ पे हमें बोल के रखा है कि ये फंक्शन एनालिटिक है, क्योंकि ये हमें एनालिटिक रीजन फाइंड करने बोल रहा है. ठीक है, तो क्योंकि ये फंक्शन एनालिटिक है तो हम यहाँ पे कॉची रीमन इक्वेशन लगा सकते हैं, है ना. और अगर हम इसे एफ ऑफ जेड को यू प्लस आई वी से कंपेयर करें तो हम क्या बोल सकते हैं कि मेरा u का वैल्यू है x माइनस वाई द होल स्क्वायर, एंड मेरी v की वैल्यू है 2 times of x plus y. Is it fine? So now what I have to do is simply apply Cauchy-Riemann, which is also known as CR equation. And इसको कैसे लिखते हैं हम लोग? del u upon my del x is equals to del v upon my del y, and del u upon my del y is minus of del v upon my del x. So fine. हम u को और v को इसमें सब्स्टिट्यूट करके इनके इक्वेशंस निकालेंगे, एंड देन फाइंड करेंगे कि ऐसा कौन सा रीजन आ रहा है जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है. ठीक है, वो हमारा आंसर होने वाला है. तो आइए सॉल्व करते हैं. तो मैं इंडिविजुअली स्टेप बाय स्टेप निकालता हूँ इस सब वैल्यूज को. तो पहले मैं निकालता हूँ डेल यू अपॉन डेल एक्स को, जो कि है मेरा डेल ऑफ एक्स माइनस वाई दी होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो सिंस we are differentiating partially with respect to x, y will act as a constant, and we know that x minus y the whole square का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वो होता है 2 times of x minus y, और इसके अंदर अगर चेन रूल लगा के डिफरेंशिएट करें तो सिंपली x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा. तो वो सिंपली क्या हो जाएगा? 2 times of x minus y. फाइन, दिस इज द वैल्यू ऑफ माई डेल यू अपॉन डेल एक्स. सिमिलरली मैं फाइंड करने वाला हूँ डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू. तो वो बन जाएगी मेरी x माइनस वाई द होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू y, एंड सिंस वी आर डिफरेंशिएटिंग हियर पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, हियर मेरा x एज अ कांस्टेंट बिहेव करने वाला है. तो इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई, एंड इनसाइड व्हेन वी अप्लाई चेन रूल x तो कांस्टेंट एक्ट करेगा, माइनस वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1. तो फाइनली हम इसे लिख सकते हैं -2 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई. Fine. Now third thing we'll find is del v upon my del x. तो हमारा v का वैल्यू क्या हमने निकाला था यहाँ पे? वो है 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई. ठीक है, वो है मेरा 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई विथ रिस्पेक्ट टू del x. अब क्योंकि मेरा 2 कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ. तो ये मेरा बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई का del विथ रिस्पेक्ट टू x.
So since we are differentiating partially with respect to x, here y will act as a constant, and the differentiation of this entire thing is 2 times of, because 2 is outside already, simply 1, that is nothing but 2, right? Similarly, if I find del v upon my del y, तो क्या बन जाएगा del of 2 times of x plus y with respect to y. Here this time x will act as a constant because we are differentiating partially with respect to y. Is it? Fine. So I will take this 2 outside as it is a constant, and the differentiation of this x plus y term is nothing but simply 1. So again this is also 2. So what does my Cauchy-Riemann equation says? Cauchy-Riemann equation says that my del u upon del x should be equal to del v upon del y. So let us equate this. What was the value of del u upon del x? It was 2 times of x minus y. And what was the value of del v upon del y? That was 2. So I can write here, since del u upon del x is equals to del v upon del y, implies 2 times of x plus y is equals to 2. One second. It is 2 times x minus y. Just my bad. I take the eraser. Yeah, sure. 2 times of x minus y is equal to 2. So I'll cancel this 2 with this. So what I'm left with is x minus y is equals to 1. Fine. This is the region that I'm getting. Where to confirm whether this is the true region where the function is analytic or not, हम सेकंड वाला क्वेश्चन इक्वेशन भी सॉल्व कर लेते हैं, क्यों, है ना? तो वो क्या बोलता है कि मेरा डेल यू अपॉन में डेल वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी अपॉन में डेल एक्स. तो मेरा डेल यू अपॉन में डेल वाई की वैल्यू क्या थी? डेल यू अपॉन में डेल वाई की वैल्यू थी मेरी minus 2 times of x minus y, right? That is minus 2 times of x minus y, and my value of del v by del x was 2, but since negative is there, we write as minus 2. So this minus 2 cancels this minus 2, we are simply left with x minus y is equals to 1. So since after solving both the equations we are getting the same region, so we can say that the analytic region for this question is x minus y is equals to 1. So I hope this question is also clear to you guys. बस ऐसे ही मेरे साथ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहे, और मैं आपको वादा करता हूं कि एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप लिटरली इसको बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे, आप अपने एग्जाम में अच्छे परफॉर्म कर पाएंगे. एंड दैट्स इट. आप बस इसे देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, एंड आई एक्सपेक्ट कि आप नोटबुक में नोट डाउन कर रहे होंगे ये चीज़ें, ठीक है? क्योंकि मैं आपको इस चीज़ों के नोट्स नहीं देने वाला हूँ, अभी से बता रहा हूँ, फिर मत कहिएगा कि भैया आपने नोट्स नहीं दिए. तो आइए अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपना. तो क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ठीक है, वेर ए एंड बी मेरे कॉन्स्टेंट्स है, सच दैट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस आई टाइम्स ऑफ बी एक्स स्क्वायर minus y square plus 2xy. Fine, this is the function given to us, is analytic. ठीक है, and also find f dash of z. तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट है, पहला एक एनालिटिक इस यहाँ तक, सेकंड क्वेश्चन ये वाली, इसको भी हम करेंगे, ठीक है? तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इसे अप्रोच करेंगे. तो क्वेश्चन में हमें पूछा है कि हमें ए और बी की ऐसे वैल्यूज बताया जहां पे ये फंक्शन जो है वो एनालिटिक फंक्शन की तरह बिहेव करेगा. तो अगेन जैसे एनालिटिक नाम हमने सुना, दिमाग में आता है कॉची-रीमन. सिंपल चीज है, बस 4 बार हम पैरामीटर्स निकालेंगे, वो कौन से डेरिवेटिव्स निकालेंगे, जैसे डेल यू अपॉन डेल एक्स, वो चीज है कि नहीं? फिर हम दोनों को इक्वेट करेंगे, कुछ इक्वेशंस बनेंगी, वहां से ए और बी को कंपेयर करके हम वैल्यूज निकालेंगे. ये हमारा बेसिक अप्रोच रहने वाला है. तो आइए हमने जो बोला है उसे इम्प्लीमेंट करके भी देखते हैं कि हाँ उस तरह से आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा. तो लेट्स स्टार्ट. एफ ऑफ जेड को, एक सेकेंड, हाँ, एफ ऑफ जेड को हम कैसे लिखते हैं? u प्लस आई वी से.
और अगर हम इस एफ ऑफ जेड को इससे कंपेयर करें तो रियल पार्ट हमारा यू कहलाता है ना, तो मेरी यू की वैल्यू यहाँ से आती है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर माइनस 2xy, एंड इमेजिनरी पार्ट मेरी होती है v के बराबर, तो मेरी v हो जाएगी यहाँ से बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। फाइन। तो अब मैं इंडिविजुअली क्या करता हूँ, पैरामीटर्स निकालता हूँ डेल यू अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो सिंस यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैं, किसको, u को, ध्यान से देखिएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x प्लस y मिल रहा है, ऐसा कांस्टेंट बिहेव करेगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहा है, ये तो कांस्टेंट है ही, तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट मेरा अगेन कांस्टेंट है, एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मेरा 0। ध्यान से सुनिएगा आप इसे, अगर समझ में ना आया हो रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ठीक है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 2xy क्या हो जाएगा, 2 मेरा कांस्टेंट है एज इट इज आएगा, यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन मेरा 1 हो जाएगा और y एज इट इज क्योंकि वो कांस्टेंट है। ठीक है, अब सेकंड फिर से मैं डेल u अपॉन डेल y निकालने वाला हूँ, इसी को देख लेते हैं। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ एक्स स्क्वायर को तो क्या होगा, 0 होगा, क्यों, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहा है तो x मेरा एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो ये आ जाएगा मेरा 0 प्लस a कांस्टेंट एज इट इज आएगा और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y इज 2y, फिर माइनस 2xy का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 एज इट इज आएगा, x को 0 बना देगा, एक सेकेंड, विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहा है तो ये 1 बनेगी, 0 नहीं सॉरी, और x तो कांस्टेंट है एज इट इज x आ जाएगा, तो बेसिकली मेरा क्या बना, ये मेरा बना माइनस 2x प्लस 2ay। ठीक है, अब थर्ड अगर निकालो मैं डेल v अपॉन डेल एक्स, तो v की वैल्यू मेरी ये दे रखी है और विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहा है पार्शियली, तो y कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो फर्स्ट टर्म इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा मेरा b इंटू 2x माइनस 0 प्लस 2 कांस्टेंट एज इट इज आएगा, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 अगेन एंड y कांस्टेंट एज इट इज आएगा, तो ये मेरा बन जाएगा क्या, 2bx प्लस 2y। ठीक है, और आगे एक सेकेंड मैं इसी को निकाल रहा था ना, पी ए स्क्वायर, ओके फाइन। ठीक है, प्लस 2y बन जाएगा, फिर मैं निकालूंगा डेल वी अपॉन में डेल वाई, तो अगर मैं इसको बी एक्स स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करूँ तो ये मेरा 0 बनेगा, क्यों, क्योंकि x तो ऐसा कांस्टेंट बिहेव करेगा और ये भी कांस्टेंट है, तो ये मेरा आ जाएगा 0। फिर इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या बनेगा मेरा माइनस 2y, क्योंकि y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2y होता है, और एट द लास्ट इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, सिंपली 2x बन जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि विद रिस्पेक्ट टू y x एज अ कांस्टेंट बिहेव करने वाला है, तो सिंपली y का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा वहां से, है कि नहीं। ठीक है, तो ठीक है, अब हम यूज कर सकते हैं क्या, कॉची रेमन इक्वेशन, क्यों, क्योंकि हमें बोला है ना कि फंक्शन एनालिटिक है, क्वेश्चन में तो दे रखा है फंक्शन एनालिटिक है, तभी तो हम उसके वैल्यूज निकालने मांगा है ए एंड बी। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वैल्यूज ए एंड बी इस तरह से फाइंड करो कि जो मेरा एफ जेड है वो एनालिटिक है, तो अगर मेरा फंक्शन एनालिटिक है तो क्या मैं कॉची रीमन इक्वेशन नहीं लगा सकता, बिल्कुल लगा सकता हूँ। और कॉची रीमन क्या बोलता है कि मेरा डेल यू अपॉन डेल एक्स है वो डेल वी अपॉन डेल वाई के बराबर होता है, एंड जो मेरा डेल यू अपॉन डेल एक्स है वो
डेल यू अपॉन डेल वाई है वो मेरा माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स के बराबर होता है। तो हमने डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या निकाली? हमने डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकाली 2x माइनस 2y। ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ पहले इंडिविजुअली। ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ और मेरी डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या निकली? और मेरी डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या निकली? मेरी डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकली है माइनस 2y प्लस 2x, माइनस 2y प्लस 2x, माइनस 2y प्लस 2x। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो ये क्या है मेरी डेल यू अपॉन डेल वाई। तो मेरी डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी निकली? वो निकली माइनस 2x प्लस 2ay। वो निकली माइनस 2x प्लस 2ay। ठीक है, और मेरी निकली वैल्यू, एक सेकेंड, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स के क्या निकाला? डेल वी अपॉन डेल एक्स मैंने निकाला 2bx प्लस 2y। तो इसको मैं माइनस अगर लूँ क्या हो जाएगा वो 2bx प्लस 2y। ठीक है, 2bx प्लस 2y। इसको अगर मैं ओपन करूँ क्या हो जाएगा माइनस 2x प्लस 2ay इज इक्वल टू माइनस 2bx माइनस 2y। ठीक है, तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को जो है मैं इसको 1 बोल रहा हूँ। ये मेरा इक्वेशन क्या है? ये मेरा इक्वेशन 2x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2y प्लस 2x। तो इसको मैं अगर रीअरेंज करूँ, इस इक्वेशन को रीअरेंज, ठीक है, ये मेरा 1 नंबर इक्वेशन है। इसको रीअरेंज कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ 2ay को एज इट इज रख रहा हूँ यहाँ पे और लेके आ रहा हूँ यहाँ पे 2bx को। ठीक है, और ये माइनस 2x वहाँ चला जाएगा तो ये बचेगा माइनस 2y प्लस 2x। इसको मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप देखें तो मेरा राइट हैंड साइड जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, और अगर मेरा दो साइमल्टेनियस इक्वेशन अगर उसके कांस्टेंट्स बराबर हो जाता है ना, तो जो मेरा x का कोएफिशिएंट है वो दोनों इक्वल होंगे और y का जो कोएफिशिएंट्स है वो भी दोनों इक्वल होंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ इसका कोएफिशिएंट 2 इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ दिस 2b एंड y का कोएफिशिएंट y क्या है वो माइनस 2 इज इक्वल टू y का कोएफिशिएंट 2 है। तो यहाँ से मेरी b की वैल्यू आई 1 और यहाँ से मेरी a की वैल्यू आई माइनस 1। तो ये है मेरी a एंड b की वैल्यूज जिसके लिए मेरी फंक्शन एनालिटिक का काम करेगी। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा अच्छे से। अब इतना करने के बाद अब हम मूव ऑन करेंगे अगले टॉपिक पे जिसका नाम है हार्मोनिक फंक्शन है। लेकिन हार्मोनिक फंक्शन स्टार्ट करने से पहले आप एक मेरी बात नोट डाउन कीजिए, मैं बता रहा हूँ। देखिए, हर एक एनालिटिक फंक्शन जो है वो कॉची रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। मैं क्या बोला मैंने? हर एक इक्वेशन कॉची रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, लेकिन इसका उल्टा सही हो वो जरूरी नहीं है। क्यों? अगर मान लीजिए कोई फंक्शन कॉची रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो एनालिटिक है कि नहीं है, बिकॉज एनालिटिक होने के लिए सिर्फ कॉची रीमन अकेला कंडीशन नहीं था। देखिए, याद है आपको हमने पढ़ा था उसके लिए वो जो डिफरेंशियल पैरामीटर्स थे डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई, ये सारी चीजें भी कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। हालांकि हम उसको उतना इस क्वेश्चन में एम्फोसाइज नहीं देते हैं, बट वो भी एक कंडीशन है। तो इसलिए याद रखिएगा, एवरी equation or a complex function satisfying Cauchy-Riemann need not be analytic, but every analytic function is definitely satisfying Cauchy-Riemann. I repeat, आप इसको नोट डाउन कीजिए। Every complex function satisfying Cauchy-Riemann need not be analytic, but every analytic function will satisfy Cauchy-Riemann. तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब अगला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं ना उसका नाम है हार्मोनिक फंक्शन। अब ये हार्मोनिक फंक्शन है क्या? जिस तरह से आपने एनालिटिक फंक्शन पढ़ा ना उस तरह से ये हार्मोनिक फंक्शन भी है। ठीक है, और अगर आप इसकी डेफिनेशन की बात करें, अगर आप इसको का डेफिनेशन जानना है तो ये एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है
which is a second order derivative. इसको लाप्लास इक्वेशन भी बोलता है। और इसको किस तरह से लिखते हैं मैं बताता हूं। देखिए, डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, वेर फाइव जो है ना आपका, वो फंक्शन होता है एक्स एक्स फंक्शन होता है, गिव मी अ सेकेंड, आई एम सॉरी, आपका फाइव जो होता है वो फंक्शन होता है आपका u और v का। एंड हमें पता है ना कि f ऑफ z क्या होता है, u प्लस आई वी, वेर u और v ये दोनों क्या होते हैं, मेरे x और y के फंक्शंस होता है। ठीक है, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि मेरा जो फाइव है वो मेरे फंक्शंस ऑफ x एंड y भी है। ठीक है, आप इसको फंक्शन ऑफ u भी बोल लीजिए या फिर आप इसको फंक्शन ऑफ x y बोल लीजिए, दोनों ही सही बात है। अब हार्मोनिक फंक्शन लाइक हमने ये देख लिया कि इक्वेशन होता है ये हार्मोनिक फंक्शन का, लेकिन मैंने अभी आपसे कहा कि फाई जो है वो u और v का फंक्शन है, और अगर ये फाई का फंक्शन है तो u एंड v डेफिनेटली इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे। तो मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे कि डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एंड मैं ये भी लिख सकता हूँ कि डेल स्क्वायर v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्यों? Because u and v are the functions of phi, so definitely they will satisfy this equation. And what is this equation name? The name of this equation is Laplace equation, which defines the harmonic function। हम कह सकते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन के बेस पे हम हार्मोनिक फंक्शंस निकालेंगे आगे अपने क्वेश्चंस में और देखेंगे कि किस तरह से सॉल्व करता है। तो आप इसे याद रखिए, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है हम कहेंगे u इज इन हार्मोनिक। व्हाई? बिकॉज u इज सेटिस्फाइंग द लाप्लास इक्वेशन। सिमिलरली अगर v सब इसको सेटिस्फाई कर रहा है लाप्लास इक्वेशन को, तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा v इज इन हार्मोनिक। ठीक है, तो बस हार्मोनिक फंक्शन का बस इतना छोटा सा डेफिनेशन है, बाकी हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आफ्टर ऑल आपको क्वेश्चन से पूछेंगे, आपसे डेफिनेशन तो पूछेंगे नहीं, बट हाँ हर चीज को समझने के लिए उसकी थ्योरी नीडेड होती है, तो हमें भी पढ़ना पड़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखा गया है प्रूव दैट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर हार्मोनिक। सो जैसे ही मुझे हार्मोनिक दिखता है ना, तो व्हाट कम्स इन माय माइंड इज द लाप्लास इक्वेशन। एंड हाँ, जस्ट note this down in the above question, right? In the above question we were asked to find the values of a and b and also find the value of f dash of z। आपको लग रहा है कि मैं भूल गया हूँगा इसको पढ़ाना, बट ऐसा नहीं है। लाइक ये चीजें आगे जब हम कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे ना एनालिटिक फंक्शन की, आपको ये चीजें ज्यादा बेटर समझ में आएंगी। तो मैं आपको ये यहाँ पे स्किप करवा रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको कंप्लीटली छोड़ने बोल रहा हूँ। इस चीज को मैं दोबारा आपको मिलने थॉमसन मेथड में आपको पढ़ाऊंगा। आप नाम पे मत जाइए, आप आगे काम पे जाइए कि किस तरह से हम इसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एफ डैश ऑफ जेड निकालना सिखा दूंगा। फिलहाल के लिए आप एकदम रिलैक्स रहिए। वापस से आते हैं अपने इस क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें बोला गया कि प्रूव करो कि u और v जो है वो मेरे हार्मोनिक फंक्शंस है। एंड अगर कोई मेरा फंक्शन हार्मोनिक है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और u को हार्मोनिक बनने के लिए क्या होगा, u को हार्मोनिक बनने के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, जो कि है डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फाइन, इफ दिस होल्ड्स मतलब u मेरा हार्मोनिक है। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। ये डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, सिंपली डेल u अपॉन डेल एक्स निकालता हूँ।
अब u की वैल्यू क्या दी है मेरी, डेल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स। तो क्योंकि मेरा फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट हो रहा है, यहाँ पे मेरा y एज अ कांस्टेंट एक्ट करेगा, तो बेसिकली मेरा डिफरेंशिएशन ऑफ 2x क्या बन एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा, और ये तो भाई मेरा कांस्टेंट है तो 0 बन जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सिंपली 2 आएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं निकालूं मेरा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो उसके लिए मैं पहले निकालूंगा क्या, डेल यू अपॉन डेल वाई, जो कि क्या होगा मेरा डेल ऑफ यू क्या था मेरा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और नीचे डेल वाई। सिंस मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो मेरा एक्स एज अ कांस्टेंट एक्ट करेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। बची वाई स्क्वायर, इसकी डिफरेंशिएशन होती है 2y और एक माइनस लगा हुआ है, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 2y। ठीक है। एंड डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा मेरा, डेल ऑफ माइनस 2y विद रिस्पेक्ट टू y विच इज सिंपली -2। सो फॉर यू टू बी हार्मोनिक क्या होना चाहिए, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलूं और अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलूं, so for you to be harmonic my equation number 1 plus equation number 2 has to be what, 0। इक्वेशन नंबर 1 का वैल्यू क्या था मेरा, 2 था, इक्वेशन नंबर 2 का वैल्यू क्या है मेरा, -2 है, सो 2 प्लस -2 इज नथिंग बट 0। सो या वी कैन से कि मेरा u हार्मोनिक है। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब हमें बोला है कि ये भी प्रूफ करो कि मेरा v जो है वो भी हार्मोनिक है, और मेरी v की वैल्यू क्या थी, -y अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं बता रहा हूँ ये पार्ट थोड़ा लेंथी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे u बाई वी के फॉर्म में आपका दिया गया है, तो इसका डिफरेंशिएशन ऑब्वियसली बात है हमें क्वोशंट रूल लगाना पड़ेगा। अब क्वोशंट रूल आई होप आपको पता है वो क्या होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूँ डिफरेंशिएट कीजिए डेल ऑफ u बाई वी को विद रिस्पेक्ट टू x, वेर u मेरा ये काम करेगा और v मेरा इसका काम करेगा। ठीक है, तो वो होता है आपका v स्क्वायर, ऊपर में v डेल u बाई डेल एक्स, बीच में आ जाएगा आपका माइनस u del v by del x। So we will use this formula to differentiate here। ठीक है, so अगर मुझे पता करना है कि मेरा हार्मोनिक है कि नहीं, तो अगेन इसको भी लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, गिवन बाय डेल स्क्वायर v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v अपॉन में डेल वाई स्क्वायर, जो कि 0 के बराबर आनी चाहिए आपकी। और v की वैल्यू मुझे दे के रखी है -y अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो फाइन, हम लगाते हैं क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन और देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं पहले निकाल रहा हूँ डेल v अपॉन में डेल एक्स। फाइन, तो डेल v अपॉन में डेल एक्स मेरा क्या बनेगा, डेल v अपॉन में डेल एक्स मेरा बनेगा इस चीज का पूरा का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू इसका डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि y तो कांस्टेंट ऐड करेगा ना, क्योंकि मैं विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, 0। अब माइनस में आएगी मेरे पास -y इंटू में इस चीज का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर का, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो y तो 0 बन जाएगी और इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा मेरा 2x। तो बेसिकली मुझे क्या मिला, डेल v अपॉन डेल एक्स मुझे मेरा मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर into 0 which will automatically be 0 plus 2xy अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगी, इस चीज को मैं दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा। ठीक है, 2xy अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर।
तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन ये मेरा बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये ऑलरेडी एक स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर करना है, तो ये बन जाएगी पावर 4। यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये सिंपली हो जाएगी मेरी 2y माइनस में 2xy, और इस चीज की डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होने वाली है, वो हो जाएगी मेरी 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और चेन रूल के अकॉर्डिंग ये आ जाएगी 2x। सो होप इतना तक क्लियर है आपको। एंड देन दिस विल बिकम योर 2y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 टू द 4, 4 टू द 8, राइट। इस तरह से बनेगा ये। एक सेकंड दीजिए मुझे, मैं पानी पी लेता हूँ, एक सेकंड। या तो वी आर बैक। तो ये क्या बन जाएगा मेरा 2 to the 4, 4 to the 8, and then x into y, then x square plus y square into x, और डिनोमिनेटर में x square plus y square पावर 4। सो मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज को खुद से सॉल्व करें, अब देखिए क्या आंसर आने वाला है, ठीक है, इस चीज का। सिमिलरली मैं आपको स्टेप बता दे रहा हूँ आपको आगे क्या करना है। आप निकालोगे डेल वी अपॉन में डेल वाई, ठीक है। उसके बाद आप निकालोगे डेल स्क्वायर वी अपॉन में डेल वाई स्क्वायर। ये निकालने के बाद प्लस दिस आंसर जो आ रहा है आपका, है ना, ये जो आंसर आ रहा है, अगर इसकी वैल्यू 0 आ रही है इसका मतलब बी भी हार्मोनिक है। सो अगेन मैंने चाहता कि लेक्चर का लेंथ लंबा हो, क्योंकि मेरा काम है आपको कंसेप्ट सिखाना, ना कि पूरे सॉल्व करके देना, क्योंकि एग्जाम में अल्टीमेटली आप वो होगे जो सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को टिल द एंड, ना कि मैं, है ना। तो ऑलवेज द कंसेप्ट इज द पावर, सो वी आर नॉट गोना कॉम्प्रोमाइज विद इट। तो आप इसे सॉल्व कीजिए, कमेंट में मुझे बताइएगा कि क्या बी हार्मोनिक है या नहीं है। सो आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर आंसर। तो चलिए हम अभी अपने अगले टॉपिक पे बात करते हैं, जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन। एंड एक और नोट मैं आपको देना चाहूंगा यहाँ पे, प्लीज इसे नोट डाउन कीजिए। तो अगर कोई फंक्शन एफ जेड यू प्लस आई बी है, ठीक है, ये एनालिटिक है, अगर ये फंक्शन मेरा एनालिटिक है, तो दिस विल ऑलवेज सेटिस्फाई हार्मोनिक इक्वेशन। मतलब क्या, इट विल ऑलवेज सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, implies u and v will satisfy Laplace equation. So I hope this is clear to you. Let us move to our next topic, जिसका नाम है construction of analytic function, ठीक है। सो अब तक आपने देखा कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, कोची रीमन इक्वेशन उससे कैसे रिलेटेड है, उसको यूज करके हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा हार्मोनिक इक्वेशंस, हार्मोनिक फंक्शन, लाप्लास इक्वेशन, ये सब सेम चीज है। तो अब जब आपको एनालिटिक फंक्शन के बारे में पता चल चुका है कि वो क्या होता है, तो अब बात आती है कि हम एनालिटिक फंक्शन क्या खुद से बना सकते हैं अगर हमें कुछ डेटा दिया हो।
सो द आंसर इज यस। आपको क्वेश्चन ऐसे बनते भी है जहां पे आपको कुछ डेटा दिए होंगे इन टर्म्स ऑफ जेड, या फिर आपको कुछ और एक्स्ट्रा डेटा दिया होगा जिसकी मदद से आपसे हमेशा पूछा जाएगा कि बताओ कि एनालिटिक फंक्शन हम कैसे बनाएं। अब क्वेश्चन में पता है हमें जनरली क्या दिया जाता है, या तो हमें u गिवन होगा और हमें इसे यूज करके कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा एनालिटिक फंक्शन, या तो हमें v गिवन होगा और यूज करके बनाना पड़ेगा एनालिटिक फंक्शन। तो दोनों ही केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं। केस 1 पे आते हैं, ठीक है। मैं आपको पहले कुछ स्टेप्स लिखवा रहा हूं, आप उन स्टेप्स को नोट डाउन कीजिए, बिकॉज दैट विल हेल्प यू अ लॉट टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। और हाँ, हम जिस मेथड से इस कंस्ट्रक्शन वाले सॉल्व करने वाले हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस को, उसका नाम है मिलने थॉमसन मेथड। तो मैंने आपको बताया था कि मैं एफ डैश ऑफ जेड के बारे में भी आपको इसी वाले में पढ़ाऊंगा, तो ऑफकोर्स मैं आपको यही पढ़ाऊंगा। उससे पहले वेट एक सेकेंड, लेट मी टेक द इरेजर, लेट मी इरेज दिस। आपको केसेस पढ़ाने से पहले ना मैं आपको एक बता रहा हूँ, देखो। अगर मेरा एफ जेड यू प्लस आई वी है और किसने मुझसे एफ डैश ऑफ जेड पूछा, तो वो होता है डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई टाइम्स डेल वी अपॉन डेल एक्स। आप प्लीज इसको याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एज इट इज पेपर में आता है। और जो क्वेश्चन मैंने स्किप करा था ना वो इसी फॉर्मूले से बनेगा, क्योंकि देखो मैंने आपको पैरामीटर्स निकालने सिखा दिए थे कैसे निकालता है। अब बस सिंपली आप उन पैरामीटर्स को इस इक्वेशन में डालोगे ना तो आपकी एफ डैश ऑफ जेड की वैल्यू आ जाएगी। तो इससे आपका ओल्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ओल्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अपने केसेस पे, जो मैं आपको पढ़ा रहा था कि क्या हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एनालिटिक फंक्शन। तो हमने कहा बिल्कुल हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एनालिटिक फंक्शन। हम कैसे करेंगे, हमने कहा कि भाई मुझे कुछ डेटा दे दो तुम। तो क्वेश्चनर जो है, जिस पेपर जो सेट कर रहा है, उसने कहा कि भाई चलो मैं तो तुम्हें क्या कर रहा हूँ, केस 1 दे रहा हूँ जहां पे मैं तुम्हें यू की वैल्यू दे के रखूंगा। मतलब व्हेन रियल पार्ट ऑफ एफ जेड इज गिवन, ठीक है। तो क्वेश्चन सेट करने वाले ने बोला कि भाई देख, मैं तेरे को यू की वैल्यू दे रहा हूँ एफ ऑफ जेड की, अब तू इससे मुझे एनालिटिक फंक्शन निकाल करके बता। तो मैंने भी कहा ठीक है भाई दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये सारे स्टेप्स फॉलो करने वाला हूँ। कौन से स्टेप्स है वो? फर्स्ट स्टेप में है कि आप फाइंड करोगे डेल यू बाय डेल एक्स एंड डेल यू बाय डेल वाई। सेकेंड में आप क्या करोगे कि आप फाइंड करोगे एफ डैश ऑफ जेड की वैल्यू को। किस तरह से? ये इक्वेशन यूज करके जो मैंने ऊपर में लिखी हुई है, ठीक है। आप इसको यूज करके फाइंड करोगे। तो मैं लिख भी दे रहा हूँ, एफ क्या होता है, ये होता है डेल यू अपॉन में डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन में डेल एक्स। और हम कंस्ट्रक्ट क्या कर रहे हैं, हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन सुनते ही मेरे दिमाग में आता है कोचे रीमन। तो कोचे रीमन क्या बोलता है, देखो डेल यू बाय डेल एक्स आपने फाइंड करा, डेल यू बाय डेल वाई आपने फाइंड करा, लेकिन यहाँ पे तो डेल यू बाय डेल वाई है ही नहीं, डेल यू बाय डेल एक्स तो है बट डेल यू अपॉन डेल वाई है नहीं, ठीक है। तो मुझे पता है अकॉर्डिंग टू कोची रीमन क्या होता है, डेल यू अपॉन में डेल वाई होता है माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो मैं लिख सकता हूँ दिस ऑल्सो इक्वल टू डेल यू बाय डेल एक्स माइनस ऑफ आई डेल यू बाय डेल वाई, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कोची रीमन। इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अकॉर्डिंग टू सी आर इक्वेशन, ठीक है। तो जब आपको u की वैल्यू दी रहेगी तो आप क्या करोगे, पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स फाइंड करोगे, डेल यू अपॉन डेल वाई फाइंड करोगे, फिर आप एफ डैश ऑफ जेड निकालोगे जिसका जनरल इक्वेशन तो यही होता है। बट क्योंकि फंक्शन एनालिटिक है मेरा, हम एनालिटिक फंक्शन ही तो बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे कोचे रीमन भी यूज कर सकते हैं और इस तरह से वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर आप थर्ड स्टेप में क्या करोगे, थर्ड स्टेप में आप करोगे कि आप x इज इक्वल, आप x को रिप्लेस कर दोगे z से और आप y को रिप्लेस कर दोगे 0 से। किस में? इन एफ डैश ऑफ जेड।
आप जो यहाँ से एफ डैश ऑफ जेड की वैल्यू निकालोगे उस वैल्यू में आप रखोगे एक्स की वैल्यू एज जेड और y की वैल्यू आप रखोगे 0। ठीक है, और फाइनली आप क्या करोगे, एफ डैश ऑफ जेड को विल इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू जेड। सो आई होप ये स्टेप्स क्लियर है। सिमिलरली केस 2, मैं आपको पहले केसेस करा दे रहा हूँ क्योंकि आप फिर क्वेश्चन पे ज्यादा अच्छे फोकस करोगे। तो क्वेश्चन पेपर वाले ने बोला देख, मैंने देखो पहली बार में u की वैल्यू दी, तूने मेरे को एनालिटिक फंक्शन बना के दे दी। अब क्या अगर मैं देखो v की वैल्यू दूंगा तो तू मेरे को बना पाएगा एनालिटिक फंक्शन? तो मैंने बोला हाँ भाई क्यों नहीं बना पाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। तो ले उसने बोला ठीक है, आई विल गिव यू द वैल्यू ऑफ v, ये गिवन है। ठीक है, तो स्टेप वन इसमें क्या है, इसमें स्टेप वन है फाइंड करो डेल v अपॉन डेल x एंड डेल v अपॉन डेल y। सेकेंड स्टेप में फाइंड एफ डैश ऑफ z, जो कि मेरा क्या होता है जनरली डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाई डेल एक्स। अब मेरे पास डेल वी बाई डेल एक्स तो है, लेकिन डेल वी अपॉन डेल वाई यहाँ पे नहीं है। तो अगेन कोची रीमन के हिसाब से मैं क्या लिख सकता हूँ डेल वी अपॉन डेल वाई को, इसको मैं लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू कोची रीमन मेरा डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई। तो मैं यहाँ डेल यू अपॉन डेल एक्स के बदले डेल वी अपॉन डेल वाई डाल सकता हूँ प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो ये इक्वेशन दोनों के दोनों सेम ही है, कोई अलग नहीं है। फिर थर्ड स्टेप में क्या करोगे, थर्ड स्टेप में मैं क्या करूंगा, मैं x को z एंड y को 0 से रिप्लेस करूंगा इन एफ डैश ऑफ z में। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट फाइनली इंटीग्रेट करूंगा मैं इसको एफ डैश ऑफ z को विथ रिस्पेक्ट टू z। फाइन, सो आई होप यहां तक आपको क्लियर है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और मैं आपको अश्योरेंस देता हूँ कि एग्जाम में एक क्वेश्चन तो पक्का एनालिटिक फंक्शन से आने ही आने वाला है। ठीक है, तो आप प्लीज इसे अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा ताकि आप इसमें पूरे मार्क्स स्कोर कर पाए। मैं नहीं चाहता कि आपको मैंने जो पढ़ाया आप उसमें गलतियां करें। ऑफ कोर्स आप मेहनत कीजिए, आपको उसका आउटपुट जरूर मिलेगा। तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक सेकंड मैं अपने नोट्स निकाल लेता हूँ, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं आपके लिए। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, मिल गया हमें। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको शायद आप तब से सेम कलर में बोर हो चुके होंगे, बोल रहे हो कि भैया कुछ और बता दो। तो मैं लेता हूँ, चलो ग्रीन ले लेता हूँ आपके लिए। चलो, तो क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द एनालिटिक फंक्शन whose, हमें इस बार इमेजिनरी पार्ट दे रखा है। ठीक है, b दे रखा है x sin y प्लस y cos y। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमने स्टेप्स देखा था ना कि अगर हमें इमेजिनरी पार्ट ऑफ दे के रखा है, सेकंड केस है हमारा, तो हम क्या करेंगे, पहले हम डेल वी अपॉन डेल एक्स फाइंड करेंगे। ठीक है, पहले हम डेल वी अपॉन डेल एक्स फाइंड करेंगे और डेल वी अपॉन डेल वाई फाइंड करेंगे। चल चाहिए इसको हम निकालते हैं। तो मेरा डेल वी अपॉन डेल एक्स क्या बनेगा मेरा, तो अगर मैं इसे ओपन अप कर लूँ, मैं यहाँ पे b को अच्छे से लिखता हूँ, ये मेरी बन जाएगी x इंटू ई की पावर x साइन y प्लस ई की पावर x y cos y। तो क्योंकि मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूँ x से, तो यहाँ पे मेरी y सारे जितने भी टर्म्स है वो एज अ कॉन्स्टेंट बिहेव करेगी। तो साइन y मेरा यहाँ पे अगर मैं देखो इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ ना विद रिस्पेक्ट टू x, तो साइन y मेरी कांस्टेंट है।
तो मैं इसको एज इट इज लिख रहा हूँ क्योंकि y मेरी कांस्टेंट है, तो साइन y भी कांस्टेंट होगी। और x इंटू ई की पावर s का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये अगर मैं सब प्रोडक्ट रूल लगाऊं तो ये होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, जो कि 1 होने वाला है। आप डिफरेंशिएशन प्लीज पढ़ के आइए क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपको इतने भी बेसिक से सिखा दूं, ठीक है। तो आप प्लीज पढ़ लीजिए। फिर y तो आपको कांस्टेंट है, cos y भी आपको कांस्टेंट है, और e की पावर s का डिफरेंशिएशन आपका e की पावर x ही होता है, ठीक है। और ये आ जाएगा साथ में y cos y। तो हमें डेल v अपॉन डेल x की वैल्यू क्या मिली, हमें डेल v अपॉन डेल x की वैल्यू मिली x इंटू ई की पावर x साइन y प्लस ई की पावर x साइन y प्लस ई की पावर x y cos y, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं डेल v अपॉन डेल y। मैंने पहले ये फाइंड करी, अब मैं इसको फाइंड कर रहा हूँ। तो अगेन इस इक्वेशन को देखते हैं हम। तो इस बार हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पे जितने भी x वाले टर्म है वो सारे कांस्टेंट दिखेंगे। तो मेरा x इंटू ई की पावर x कांस्टेंट रहेगा क्योंकि x कांस्टेंट है। और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos y बन जाएगा ये, प्लस ई की पावर x तो कांस्टेंट होगी। और साथ में मैं इसमें प्रोडक्ट रूल लगाता हूँ, क्यों, क्योंकि दोनों y के फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में। तो ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन जो कि cos है, तो वो बनेगा मेरा माइनस साइन y प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो मुझे डेल v अपॉन डेल y का वैल्यू क्या मिलने वाला है, x इंटू ई की पावर x cos y प्लस ई की पावर x cos y माइनस ई की पावर x y sin y, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, हमने पहले निकाला डेल वी अपॉन डेल एक्स, फिर हमने निकाला डेल वी अपॉन डेल वाई। अब हमें सेकेंड स्टेप में निकालना है एफ डैश ऑफ जेड। तो स्टेप 2, फाइंड एफ डैश ऑफ जेड, जो कि होता है मेरा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल वाई के बराबर, जिसको मैं लिख सकता हूँ डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस आई डेल वी। एक सेकेंड, ये x है मेरी, ठीक है, ये मेरी x है, ये मेरी x है, फाइन। इसको अवॉइड कीजिएगा प्लीज, जस्ट फॉरगिव मी फॉर दिस मिस्टेक। ये मेरी आई डेल वी अपॉन में डेल एक्स, फाइन। तो मुझे डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू पता है, मुझे डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू पता है, हमने अभी अभी यहाँ से निकाली है ना। और ये पता है ना मैंने चेंजेस कैसे कर पाया, ये मैंने कॉची रेमन इक्वेशन से बदली है, ठीक है, ये मैंने सी आर इक्वेशन से बदली है, क्योंकि मेरे फंक्शन एनालिटिक बना रहे हैं ना, और एनालिटिक फंक्शन हमेशा कॉची रेमन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो अगेन लेट्स सी हम इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं आगे। तो अगर मैं इसमें वैल्यूज डालूं, एफ डैश ऑफ जेड की वैल्यू डालूं, तो मेरी डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या थी, ये इतनी बड़ी सी थी। और मुझे पता है कि मुझे अपने स्टेप में क्या कर रहा हूँ, थर्ड स्टेप यहाँ जोड़ रहा हूँ मैं, जिसमें हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू को जेड डालते हैं, वाई की वैल्यू को जीरो डाल देते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, एक्स की वैल्यू को जेड डालते हैं, वाई की वैल्यू को जीरो डालते हैं। तो ये मेरी बन जाएगी क्या, आई टाइम्स डेल वी अपॉन डेल, एक सेकेंड सॉरी, हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू मैं यहाँ से उठा रहा हूँ और यहाँ पे एक्स की जगह जेड डाल रहा हूँ, वाई की जगह जीरो डाल रहा हूँ। तो एक्स, ठीक है, तो ये बन जाएगी मेरी जेड इंटू ई की पावर जेड
कॉस जीरो की वैल्यू क्या हो जाती है मेरी, 1 हो जाती है, प्लस e की पावर z, कॉस जीरो की वैल्यू अगेन मेरी 1 हो जाती है, माइनस y की वैल्यू जैसे हम यहाँ जीरो डालेंगे तो पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, तो ये जीरो हो जाएगी, ठीक है, प्लस आई टाइम्स ऑफ, हम डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू को हम z डालेंगे, y की वैल्यू जीरो डालेंगे, लेकिन जैसे हम इसमें साइन जीरो हो जाएगा तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, तो ये तो हम इग्नोर कर देंगे, इसको हम बोलेंगे जीरो हो जाएगी, ठीक है। फिर y की वैल्यू हम फिर से जीरो डालेंगे तो अगेन ये जीरो हो जाएगी, इसमें y की वैल्यू हम जीरो डालेंगे तो अगेन ये जीरो हो जाएगी, तो अल्टीमेटली हमारे पास कोई बचा ही नहीं है इसमें, मतलब सीधा सीधा एफ ऑफ जेड की वैल्यू मेरी कितनी आई, एफ ये आ गई मेरी z इंटू ए की पावर z प्लस ए की पावर z, ठीक है, मेरी ये वैल्यू आई एफ डैश ऑफ z की। अब मैं यहाँ से e की पावर z कॉमन ले रहा हूँ तो ये बना मेरा z प्लस 1। अब फाइनली हमें क्या करना है, फाइनल स्टेप में हमारा है इंटीग्रेशन, तो एफ डैश एफ ऑफ जेड निकालना है मुझे, एनालिटिक फंक्शन निकालना था ना एफ ऑफ जेड, तो हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ जेड, ठीक है। तो और एक क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो इसमें एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी c, ठीक है, तो इंटीग्रेशन करते हैं हम इसकी e की पावर z इंटू जेड प्लस 1। अब ये इंटीग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करते हैं, हम यहाँ पे लगाते हैं बर्नौलीज रूल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, जब दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट में हो, ये e की पावर z है, ठीक है, ये क्या है मेरी e की पावर z है, जब दो फंक्शन मेरे आपस में मल्टीप्लिकेशन में हो तो हम लगाते हैं बर्नौलीज रूल ऑफ इंटीग्रेशन। तो क्या होता है इसमें, आइलेट रूल आपने देखा होगा ना, आइलेट रूल, ये रिप्रेजेंट करता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को, ये रिप्रेजेंट करता है लीनियर को, ये एल्जेब्रिक फंक्शन को, ये ट्रिग्नोमेट्रिक को, ये एक्सपोनेंशियल को। तो यहाँ से आप जब जाएंगे इस तरह से ट्रेवर्स करेंगे, जो पहले आपको दिख जाए ना वो फर्स्ट फंक्शन, मतलब क्या, मेरे यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल टर्म है और ये मेरा लीनियर टर्म है, मतलब एल्जेब्रिक टर्म है, तो यहाँ से जब मैं पहले गया तो मुझे एल्जेब्रिक मिली, एक्सपोनेंशियल बाद में मिली, तो इसलिए एल्जेब्रिक मेरा फर्स्ट फंक्शन बनेगा, ये मेरा सेकंड फंक्शन बनेगा, तो इसको मैं लिख देता ये मेरी फर्स्ट फंक्शन है और ये मेरी सेकंड फंक्शन है। तो होता क्या है, इंटीग्रेशन, डायरेक्ट इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या से लिखते हैं हम लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और दूसरा का अगेन इंटीग्रेशन, और इस बार दूसरा फंक्शन यहाँ पे क्या है, e की पावर z ही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका डायरेक्टली, तो ये बनेगा मेरा z प्लस 1 इंटू ई पावर जेड का इंटीग्रेशन होता है ई पावर जेड माइनस, ये बन जाएगी मेरी सिंपली 1 और ये ए की पावर जेड। तो फाइनली मेरा रिजल्ट क्या आया, आंसर ये आ गया z इंटू ए की पावर z प्लस ए की पावर z माइनस ए की पावर z, तो ये कैंसिल हो गया, साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, तो मेरा फाइनल आंसर हो गया z इंटू ए की पावर z प्लस c, ये है मेरा आंसर। चलो दोस्तों, मैं आपको इस मॉड्यूल का आखिरी टॉपिक पढ़ा देता हूँ जो कि इसका एप्लीकेशन पार्ट है, जो कि मैं आपको कहूँगा ये सिर्फ नाम के लिए एप्लीकेशन है, बिकॉज है तो ये अगेन मिलने थॉमसन मेथड ही, जहाँ पे आपको इनडायरेक्टली ये एनालिटिक फंक्शन ही बनाने के लिए बोल रहा है, लेकिन फिर भी फॉर द पर्पज ऑफ डिस्कशन हम इसे डिस्कस करते हैं। एक होमवर्क क्वेश्चन आपको मैं दूंगा, मैं आपको सॉल्व नहीं करवाऊंगा, क्योंकि एज आई सेड वो बहुत ही सेम है टू द थॉमसन मेथड। तो आइए देखते हैं हम उसका एप्लीकेशन पार्ट, और जैसे ही ये अब एक टॉपिक ख़त्म हो जाता है
मैं आपको अभी तक के जितने टॉपिक्स हमने कवर अप किए इस मॉडल में उसके क्वेश्चंस कराऊंगा मैं 4-5, एंड देन बस हम इस मॉडल को ख़त्म करेंगे। और आगे फिर आपका या आपके ऊपर होगा कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं कि आप एग्ज़ाम में एस कर पाए, क्योंकि मैं अपने एंड से आपको सब कुछ डिलीवर कर रहा हूँ जितना हो सके बेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है। तो लेट्स डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ दिस। तो एप्लीकेशन है इसका नाम है कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फंक्शन। तो मान लीजिए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, या फिर इसको आप कॉम्प्लेक्स फंक्शन बोलिए एफ ऑफ जेड, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाई ऑफ एक्स वाई प्लस आई टाइम्स साई ऑफ एक्स वाई। बी एन एनालिटिक फंक्शन, then it is called complex potential। सॉरी, दोबारा लिख रहा हूँ मैं, ठीक। तो इसका जो रियल पार्ट है जो कि फाई है उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी पोटेंशियल, एंड इसका जो इमेजिनरी पार्ट है साई, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम और फ्लक्स फंक्शन, ठीक है। बस ये टर्मिनोलॉजीज है, हमने देखी है एफ ऑफ जेड हमने लिटरली पढ़ा था क्या यू प्लस आई बी होता है कि नहीं, जहाँ पे हमने इसको रियल बोला था और ए वाले को इमेजिनरी बोला था। बस हमने इसका कुछ नामकरण नहीं किया था, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एफ जेड को एक कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फंक्शन बोल दिया और यू को नाम दे दिया इन्होंने आपका वेलोसिटी फंक्शन, और इमेजिनरी पार्ट का नाम दे दिया इन्होंने फ्लक्स फंक्शन। तो बस बेसिकली यही है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है कि आप करो। मैं आपको एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ एग्जाम्पल में, आप उसे सॉल्व करना एंड कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताना, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मैं आपको इसके लिए थोड़ा थीन कर लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे दिया है W इज इक्वल टू 5 + IV, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फंक्शन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड psi इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसने मुझे बोला डिटरमाइन करके बताओ ऐसा है, डिटरमाइन करके बताओ मुझे फाई फंक्शन की वैल्यू। तो ये आपने क्वेश्चन ऐसा करा हुआ है, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, जहाँ पे आप मान लीजिए कि ये मेरा W इज इक्वल टू फाई प्लस आई साई ना हो करके ये मेरा W इज इक्वल टू यू प्लस आई वी है, ठीक है। तो इसने मुझे साई की वैल्यू दे रखी है, मतलब क्या, इसने मुझे V की वैल्यू दे रखी है, गिवन है। और मुझे पता है कि अगर मुझे कोई फंक्शन गिवन है तो मैं क्या करता था, मिलने थॉमसन मेथड से एफ ऑफ जेड निकालता था। और एक बार अगर मेरा एफ ऑफ जेड आ गया मतलब क्या, यू प्लस आई बी आ गया। और यू प्लस आई बी में यही वाला टर्म तो हमें पूछा है, इसने फाई पूछा है, तो यहाँ पे मेरा यू ही तो मेरा फाई है। तो बस आप ये आंसर रिपोर्ट कर दोगे फाइनली। तो दैट्स हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो मैं इसको आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, बिकॉज प्रैक्टिस भी ज़रूरी है आपके लिए। आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, पिन भी कर देना मुझे। तब तक के लिए मैं आपको बहुत ही हॉट्स क्वेश्चन करवाता हूँ जो कि एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, और नहीं भी बिकॉज ये थोड़े कॉम्प्लेक्स में आता है, ठीक है। हॉट्स क्वेश्चन से सॉरी, ये मैथमेटिक्स पढ़ पढ़ के मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन चल रहा है दोस्तों। सो दिस हॉट्स क्वेश्चंस, फाइन। तो लेट्स बिगिन विद इट। पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप उसे सॉल्व करिए।
इनफैक्ट मेरे साथ सॉल्व करिए, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा बोला हुआ है, प्रूव दैट u इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर हाफ इज हार्मोनिक एंड ऑल्सो कंस्ट्रक्ट द, तो एनालिटिक फंक्शन यूजिंग u। तो ये एक्चुअली में दो क्वेश्चन का मिक्सचर है, जहाँ पे मैंने आपको हार्मोनिक अलग से पढ़ाया था, फिर मैंने एनालिटिक कैसे क्रैक करते हैं यूजिंग रियल पार्ट जब दिया होगा, वो भी आपको अलग से पढ़ाया था। तो बेसिकली ये दो क्वेश्चन है जो मैं आपको एक में करा रहा हूँ, तो आपको ऐसा ना लगे कि भाई मैं आपको बहुत कम क्वेश्चन करा रहा हूँ। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि मिक्सचर है और सारे कंसेप्ट कवर करो, ठीक है। तो आपको पता है हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, वो जो लाप्लास को सेटिस्फाई करे, और वो क्या होता है इक्वेशन, डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो आना चाहिए, इनका सम। और मुझे बोल रखा है कि प्रूफ करो यू हार्मोनिक है। अगर यू हार्मोनिक है, और मैंने आपसे कहा था कि फाई जो है मेरा यू और वी का फंक्शन होता है, तो यू ऑब्वियसली इसको सेटिस्फाई करेगा, तभी तो ये हार्मोनिक बनेगा ना यू। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, फॉर यू टू बी हार्मोनिक मेरा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये मेरा जीरो के बराबर आना चाहिए, ठीक है। मुझे यू दे रखा है क्या, लॉग ऑफ, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर हाफ। अगर मैं क्या करूं, लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना, पावर में जो चढ़ा हुआ नीचे ला सकता है, तो मैं इसे नीचे ला रहा हूँ, ये बन गई मेरी लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये है मेरी यू की वैल्यू। अब मुझे ये निकालना है, प्रूव करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल रहा हूँ, ठीक है। मैं पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल रहा हूँ, तो ये हो जाएगी मेरी डेल ऑफ हाफ, मेरा कॉन्स्टेंट है तो मैं इसको बाहर लिख सकता हूँ वैसे, तो ये बनेगी दिस थिंग, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स। तो मुझे पता है ना लॉग के एक्स का लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन बाय एक्स होता है। वी नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स नथिंग बट वन बाय एक्स। तो ये लॉग के अंदर जो भी है वो वन बाय समथिंग आएगा, हाफ तो एज इट इज रहेगा, वन अपॉन में आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और चेन रूल के अकॉर्डिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहा है तो न्यूमरेटर में टू एक्स भी आएगा। तो ये टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर हम निकालेंगे डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, जहाँ पर हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्वोशंट रूल के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर, ये बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू इसका डिफरेंशिएशन कुछ नहीं होगा, एक सेकेंड मैं यहाँ पे x छोड़ गया था, हाँ ये x यहाँ पे आएगा, इसका डिफरेंशिएशन माइनस एक्स इंटू इस चीज़ का डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा वो सिंपली टू एक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि y तो ऐसा कांस्टेंट बिहेव करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो हमें मिलेगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर स्क्वायर। तो ये बेसिकली मेरा बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो आई होप इतना तक क्लियर है। तो सिमिलरली मैंने आपको u का डिफरेंशिएशन करके दिखाया। आप जब डेल स्क्वायर v अपॉन डेल, सॉरी वी यू हो गई है, ठीक है, क्योंकि हमको u दे रखा है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालोगे ना, तो आपको इस तरह से सिमिलरिटी मिलेगी कुछ,
तो उसकी वैल्यू आएगी आपकी एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और आपको पता है जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको चाहिए जीरो, तो ऑब्वियसली जीरो आएगा। ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर काट देगा, माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को काट देगा, और नीचे तो कॉमन है वो एज इट इज, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन का पहला पार्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम इसका दूसरा पार्ट को देखते हैं, जो कि हमें फाइंड करना है एनालिटिक फंक्शन। और हमें दे के रखा है क्या, यू दे के रखा है हमें हाफ ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो दे के रखा है ना। अब हमें स्टेप्स क्या थे, स्टेप्स हमें दिए हुए थे कि आप पहले डेल यू बाय डेल एक्स फाइंड करो एंड डेल यू बाय डेल वाई फाइंड करो। तो ये दोनों तो मैंने ऊपर करके रखे हुए ना अभी, ये चीज़ मैंने वो करके नहीं दिखाई है डेल यू अपॉन डेल वाई, बट मैंने आपको डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर करके दिखाई है। ठीक है, तो आप पहले ये निकालोगे, सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, एफ डैश ऑफ जेड निकालोगे यू। ठीक है, जिसके लिए फॉर्मूला यूज करोगे डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई टाइम्स डेल वी अपॉन डेल वाई। आपको जरूरत पड़ेगी तो आप इसमें सी आर इक्वेशन यूज करोगे। ठीक है, मैं आपको कुछ करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि देखिए मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन करा दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि बस आपको मैं ओवरव्यू दूं किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं इसको। ठीक है, फिर आप क्या करोगे थर्ड स्टेप में, आप पुट करोगे एक्स को जेड के साथ और वाई को जीरो के साथ में, एंड फाइनली आप इसको एफ डैश जो निकलेगी आप इसमें पुट करोगे इसको एफ डैश ऑफ जेड में, और फाइनली आप इसको इंटीग्रेट करोगे टू गेट दी वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जेड। तो बेसिकली रिपीटेड क्वेश्चंस है, लेकिन हाँ अच्छे क्वेश्चंस है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिए है। जो अभी आगे आने वाले क्वेश्चंस है वो कम्प्लीटली न्यू होने वाला है, तो वो मैं आपको पूरी तरह से सॉल्व करके दिखाऊंगा। यहाँ पे तो फिलहाल मैंने आपको बस थोड़ा लॉजिक दिया है, थोड़ा कुछ करके दिखाया, थोड़ा आपके लिए भी रखा हुआ है, ताकि ऐसा ना हो कि आप जो पढ़ रहे हो वो सिर्फ आप वीडियो देख के ही खुश हो जा रहे हैं, आप कुछ करें, मैं चाहता हूँ। तो ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, आपके लिटरली सारे जितने कंसेप्ट अभी तक आपने पढ़े हैं वो आपके खुल जाएंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दे रखा है इफ एफ ऑफ जेड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, इफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल, ये रेगुलर फंक्शन दे रखा है मुझे, अगर मेरा एफ ऑफ जेड रेगुलर फंक्शन है देन प्रूफ करके बताइए कि डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल वाई स्क्वायर एफ ऑफ जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ एफ डैश ऑफ जेड का मॉड का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आपको देखने में बस डरावना लग रहा होगा, मैं आपको सच बता रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत आसान है, एंड आपने ये किया हुआ है इनडायरेक्टली, बस आपको ये दिख नहीं रहा होगा। लेकिन चलिए आपको हिंट देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, हिंट दे रहा हूँ, आपने हार्मोनिक फंक्शन पढ़ा है ना, आपने क्या हार्मोनिक फंक्शन पढ़ा है, और आपको ये भी पता है कि अगर मेरा फंक्शन रेगुलर होता है या एनालिटिक जिसको बोलते हैं, मान लीजिए एफ ऑफ जेड है मेरा यू प्लस आई बी जो कि मेरा एनालिटिक फंक्शन है, तो यू और वी ये दोनों जो है ना ये मेरे हार्मोनिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ये तो हमने पढ़ा था अभी तक के लिए। और हार्मोनिक इक्वेशन का आपने स्ट्रक्चर देखा था, कैसा दिखता था वो, डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल स्क्वायर अपॉन प्लस डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो होता था। अब फिलहाल ये जीरो के लिए भूल जाए, लेकिन अब अगर इतना पार्ट देखे
इसके साथ कंपेयर करें तो क्या ये सिमिलर नहीं दिख रहा? अगर मैं एफ ऑफ जेड का मॉड का स्क्वायर को कुछ ऐसे एडजस्ट करूँ कि ये फाइव बन जाए, तो क्या ये दोनों सिमिलर नहीं दिखेगी? अगर मैं इसको अंडर मल्टीप्लाई कर दूं, मान लीजिए ये मेरा फाइव है, लेट मान लो मेरा ये फाइव है, मैं इसको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा, ठीक है, कैसे फाइव है। ठीक है, मान लीजिए ये फाइव है, ठीक है। तो अब जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या यही नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है ना। तो हिंट इसी में छुपा हुआ है, ये हार्मोनिक फंक्शन की मदद से सॉल्व होने वाला है। अब पूरे सोल्यूशन में आपको दे रहा हूँ, अब ध्यान से देखिए कैसे होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेट अस टेक एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी, ठीक है। और मैं एफ ऑफ जेड का मॉड को ले रहा हूँ, कैसे, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ऐसे तो लिखते थे ना, अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर था एक्स प्लस आई वाई, तो उसका मॉडुलस कैसे लिखते थे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, है कि नहीं। और अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं अभी, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। और इसको मैं बोल रहा हूँ फाइव, जो कि मेरा फंक्शन है एक्स और वाई का। क्यों एक्स और वाई का? यहाँ पे तो आपने यू और वी लिखा है, क्योंकि ये भी तो एक्स और वाई के फंक्शन ही है ना भाई। यू एंड वी भी तो एक्स एंड वाई के फंक्शन है, तो ऑटोमेटिकली फाइव भी एक्स एंड वाई का फंक्शन हुआ। तो अल्टीमेटली मैंने प्रूफ कर दिया ना कि एफ ऑफ जेड का स्क्वायर मेरा फाइव कैसे हुआ, इस तरह से हुआ है, ठीक है, इस तरह से हुआ है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ देखिए, मैंने इस इक्वेशन को लिखा इस तरह से, डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये मैंने ले लिया एल एच एस, ठीक है, एल एच एस लिया मैंने, ये वाला पार्ट देखिए, ये मैंने लिया, ये चीज़ें ली है मैंने एल एच एस, बस इस चीज़ को मैंने फाइव से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। एल एच एस मैंने लिया, डेल स्क्वायर फाइव प्लस डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ वन, ठीक है, एक्सप्रेशन मान रहा हूँ वन है। अब मैं डेल फाइव अपॉन डेल एक्स निकाल रहा हूँ। क्यों निकाल रहा हूँ आपको पता चल जाएगा, बस देखिए, डेल फाइव अपॉन डेल एक्स निकाल रहा हूँ, तो क्या बनेगा मेरा, फाइव क्या था मेरा, देखिए फाइव था मेरा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, तो डेल फाइव बाई डेल एक्स मेरा क्या बनेगा, टू टाइम्स यू बाई डेल एक्स प्लस टू टाइम्स वी डेल वी बाई डेल एक्स। अब आप पूछो कि भैया ये कहाँ से लिख दिया, ये तो मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ा समझाओ इसे। तो भाई लीजिए, देखो, मुझे बताया पाई जो है वो यू और वी का फंक्शन है, देखो फाई है। और मुझे ये भी पता है कि ये एक्स और वाई का फंक्शन है, ये भी एक्स और वाई का फंक्शन है। तो इसमें आप टोटल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट लगा सकते हो ना, टोटल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट तो लगा ही सकते हो, जो कि क्या बोलता है, या फिर इसको छोड़ो, आपको मैं और आसान से समझा रहा हूँ। देखो, आपको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है मेरा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है मेरा, कॉस एक्स होता है, ठीक है। और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ फाइव एक्स क्या होता है मेरा, रिस्पेक्ट टू डी एक्स। देखो, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया इसका भी डिफरेंशिएशन कॉस फाइव एक्स होगा और कांस्टेंट को आप बाहर बस निकाल दो। आई एग्री, बिल्कुल। लेकिन आपको पता है कि कैसे आया ये, आपको बताता हूँ, देखो नीचे देखो, आपके साइन के अंदर जो भी था वही नीचे में था, तो एज इट इज कॉस एक्स आया। लेकिन यहाँ पे जो साइन के अंदर है वो एज इट इज नीचे नहीं है, ठीक है, यहाँ पे जो साइन के अंदर है वो एज इट इज नीचे नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ देखो इस तरह से चेंजेस कर रहा हूँ, मैंने इसको लिख लिया डी साइन ऑफ फाइव एक्स, इसको थोड़ा सरका के यहाँ लिख लिया मैंने डी एक्स, और नीचे मैंने कर लिया डी ऑफ फाइव एक्स, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया मैंने डी ऑफ फाइव एक्स। तो अब मेरे जो साइन के अंदर है वो मेरे नीचे भी है, तो अब मेरा साइन फाइव एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू फाइव एक्स कितना होने वाला है, सिंपली कॉस फाइव एक्स। इस बार ये फाइव बाहर नहीं, अभी नहीं आएगा, इनटू, अब मुझे बता फाइव एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, फाइव होता है, समझे आप, समझे, ये होता है इसका लॉजिक।
तो अभी चलो मैं आपको ये वाला करके दिखाता हूँ कि मेरा डेल फाई बाई डेल एक्स कैसे आया। वो डेल फाई बाई डेल एक्स कैसे आया बताता हूँ आपको। डेल फाई बाई डेल एक्स में क्या हो जाएगा, डेल ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स। ये मेरा बन जाएगा क्या, डेल ऑफ यू स्क्वायर अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ऑफ वी स्क्वायर अपॉन डेल एक्स। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरा यहाँ पे जो है वो नीचे भी रहा है, तो मैं उस तरह से लिख रहा हूँ इसको, डेल ऑफ यू स्क्वायर अपॉन में डेल ऑफ यू। ये व्यू है ना, तो मैं नीचे व्यू वेरिएबल ले रहा हूँ ताकि मैं इजीली डिफरेंशिएट कर पाऊँ। अगर नीचे मैंने डिवाइड किया तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ और ये एज इट इज नीचे लिख रहा हूँ। प्लस इसे भी इस तरह से लिख रहा हूँ, डेल ऑफ वी स्क्वायर अपॉन में डेल वी इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो ये मेरा क्या बना, डिफरेंशिएशन ऑफ यू स्क्वायर विथ यू क्या होता है, 2u बन जाएगा और ये मेरा बनेगा डेल यू बाई डेल एक्स भाई। सिमिलरली ये बन जाएगा मेरा 2v, ये मेरा बन जाएगा डेल वी बाई डेल एक्स। अब समझे ना ये वाला कैसे लिख दिया था मैंने, ये यही लॉजिक है, ठीक है। तो आई होप ये वाला आपको बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया। अब आगे देखते हैं। तो मैं अभी डेल स्क्वायर फाई अगर लिखूं अपॉन डेल एक्स स्क्वायर तो क्या बनेगा मेरा। अब इसको मुझे फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये आप फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको आप सेकंड फंक्शन मान लो, सिमिलरली इसको भी फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको भी सेकंड फंक्शन मान लो। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगाएंगे। तो क्या बनेगा, 2 टाइम्स ऑफ u इंटू डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल u अपॉन डेल एक्स इंटू डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस 2 टाइम्स। मैंने अभी इसको ओपन किया, ठीक है। मैंने टू कॉन्स्टेंट तो बाहर ले लिया, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो ये डेल स्क्वायर बन जाएगा प्लस सेकंड फंक्शन इंटू इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा है पार्शली, ठीक है। तो इस तरह से आया। अब इसको करता है अगेन, टू कांस्टेंट तो बाहर ले लिया, फर्स्ट फंक्शन इंटू इसका डिफरेंशिएशन, तो बनेगा डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो इस तरह से मैंने इसको लिखा। तो ये मेरे क्या बन के आएगा, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मेरा बन के आ जाएगा आपका, देखो यहाँ पे मैंने क्या निकाला, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया। सिमिलरली आप क्या करना, यहाँ पे आप विद रिस्पेक्ट टू हर जगह वाई वाई करते रहना, तो आपको आपकी डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर भी मिल जाएगी। तो ये मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि सिमिलर प्रोसेस है ना। अगर मैं ये चीज़ कर दे रहा हूँ तो आप ये चीज़ तो कर ही लोगे। तो मैं आपको बता दूँ डायरेक्टली इसकी वैल्यू क्या आती है, ठीक है। इसकी वैल्यू आती है टू कॉमन में u टाइम्स डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल u अपॉन में डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस v डेल स्क्वायर v अपॉन में डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल v अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हार्मोनिक के लिए क्या होता था, हार्मोनिक छोड़ो, मैं क्यों इतना कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ इसको। सिंपल आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, एलएचएस में क्या पूछा था, आपसे पूछा था डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर। मुझे ये मिल गया है, ये भी मिल गया है, दोनों को मुझे ऐड करना है। तो जब मैं ऐड करूंगा ना तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, देखो मैं नीचे लिख रहा हूँ। वो मेरा बनेगा 2 टाइम्स ऑफ यू, आप ये सब कुछ करना, ठीक है, ऐड करना लिटरली ऐड करके, क्योंकि वो लेंदी है। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि कैसे करते हैं। ये आपका ये आएगा प्लस डेल यू बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल यू बाई डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस बी टाइम्स डेल स्क्वायर यू, एक सेकेंड, डेल स्क्वायर वी अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन में डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बनेगी आपकी। तो अभी आप देखो, आपसे कहा गया था क्वेश्चन में कि ये मेरा रेगुलर फंक्शन है,
ये मेरा रेगुलर फंक्शन है, और रेगुलर फंक्शन का मतलब एनालिटिक फंक्शन है, और हर एनालिटिक फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन को सेटिस्फाई करता है। मैंने आपसे ऊपर ही थोड़ी देर पहले लिखवाया। मतलब क्या, लाप्लास इक्वेशन क्या होता था, अगर u के लिए हम लिख रहे हैं तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो होता था। ये तो लाप्लास इक्वेशन था, लाप्लास लाप्लास लाप्लास, ठीक है। तो ये टर्म भी तो वही लिखी है जो यहाँ लिखी हुई है, ये टर्म भी तो वही लिखी है जो यहाँ लिखी हुई है, तो एज इट इज जीरो नहीं हो गया। तो मेरा ये चीज LHS बन के क्या आ गया, ये चीज मेरी बन के आ गई सिंपली 2 टाइम्स ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल वी बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस अगेन डेल यू बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल वी बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए दो दो बार है, ये भी दो दो बार है, तो ये टू, तो मैं यहाँ से अगर टू कॉमन ले लूँ बाहर में तो बस क्या बचेगा, सिंपली डेल यू बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर, एक और टू कॉमन आ जाएगा, पहले से बाहर थी, प्लस डेल वी बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा फोर, ठीक है। 4 टाइम्स ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल वी बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर। अब आपको बताया कि एफ ऑफ जेड क्या होता है, वो होता है डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाई डेल एक्स। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लूँ तो क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं अगर इसका स्क्वायर कर दूँ दोनों तरफ तो मेरा सिंपली क्या बचेगा, एफ डैश ऑफ जेड का मॉडुलस का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, सिंपली डेल यू बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल वी बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या ये चीज़ यही नहीं लिखी है सेम टू सेम, बिल्कुल लिखी हुई है ना। इसको मैं क्या बोल सकता, सिंपली 4 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ एफ डैश ऑफ जेड का होल स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। ये तो मेरा RHS के बराबर है। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन मुझे बताना, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिटरली मुझे आपको बहुत अच्छे से समझाना पड़ा, एंड आई होप आप समझ भी गए होंगे, कोई डाउट नहीं रहा होगा इस प्रॉब्लम में, ठीक है। अब बस एक आखिरी क्वेश्चन बचता है, वो करवा के यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दी मॉड्यूल 1, ठीक है। एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, आप इसे गूगल करें, खुद से करें, जो कर सकते करें, बट समझ के करें, ताकि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए आप मत कहना कि भैया आपने कराया नहीं है। मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ क्योंकि ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा, एंड इसलिए आपसे करवा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कुछ रिसर्च भी करें, खुद से दिमाग भी लगाए, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, शो दैट एफ ऑफ जेड इज कांस्टेंट इफ एफ ऑफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन विथ कांस्टेंट मॉडुलस, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करें, बहुत सिमिलर क्वेश्चन है जो कि मैंने अभी आपको पहले करवाया थोड़ी देर पहले, ये वाली चीज़ें ये इसमें, यहाँ इस क्वेश्चन में हमने डिफरेंशिएशन वगैरह यूज़ करा है, चेन रूल वगैरह यूज़ करा है। सिमिलरली यहाँ पर भी आप सेम चीज़ें करोगी, ठीक है। अल्टीमेटली आप प्रूफ करना, हालांकि प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, चांसेस कम है आने के, बट हाँ चांसेस नेग्लिजिबल है, बट ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता। और इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ, आप इस पर रिसर्च करो, आप सोचो, पहले आप दिमाग लगाओ, मैं चाहता हूँ उसके बाद देन नहीं हुआ तो मैं सॉल्यूशंस डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, एंड देन इवन यू हैव गूगल टू लुक फॉर, फाइन। तो लेट्स आखिरी क्वेश्चन करते हैं हम लोग, लेट्स गो फॉर द लास्ट क्वेश्चन। सो इसी के साथ फिर हमारा मॉड्यूल खत्म हो जाएगा, पहला मॉड्यूल, जहाँ पे मैंने आपको सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करवा दिए, अच्छे से करवा दिए, सो दैट आपको ना लगे कि आपको ये चैप्टर वीक लगता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ आखिरी। तो क्वेश्चन हमें दे रखा है कुछ इस तरह से,
एक सेकेंड, मैं आपको क्वेश्चन लिखवा देता हूँ पहले। फाइंड द एनालिटिक फंक्शन f of z is equals to u plus iv given that u minus v is equals to e की power x into cos y minus sin y. Find the analytic function f of z is equal to u plus iv given that u minus v is equal to this. तो मैंने आपको सिखाया कि एनालिटिक फंक्शन कैसे बनाते थे, है ना। लेकिन उसमें क्या था, आपको इंडिविजुअली यू दिया रहता था, आप उससे कंस्ट्रक्ट कर सकते थे। आपको इंडिविजुअली वी दिया रहता था, आप उससे कंस्ट्रक्ट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे ना ही आपको यू दिया है, ना ही आपको वी दिया है, यहाँ पे आपको बल्कि उसका कॉम्बिनेशन दिया है। तो स्टार मार्क कर लीजिए इसको, क्वेश्चन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कंस्ट्रक्ट करने बोल सकता है एनालिटिक फंक्शन, जहाँ पे आपको यू भी ना दिया हो, वी भी ना दिया हो, लेकिन कुछ यू माइनस वी या फिर यू प्लस वी के फॉर्म में दे सकता है। ठीक है, तो बेसिकली आपका अप्रोच क्या रहेगा कि आप यहाँ से u को आइसोलेट करें या फिर v को आइसोलेट करें, क्योंकि दोनों में से अगर आपको कोई मिल गई तो आप इजीली मेनली थॉमसन मेथड लगा करके आप ऑब्वियसली आप बना लोगे, है ना। तो अब देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं, उसी अप्रोच को देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, इसको मैं 1 बोल देता हूँ अगर, विथ रिस्पेक्ट टू पहले x कर रहा हूँ। ठीक है, क्यों कर सकता हूँ मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि मुझे पता है यू तो मेरा एक्स एंड वाई का फंक्शन है। तो अगर मैं इसको पहले एक्स से कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं वाई से भी करूंगा ये आगे चल के, है ना। तो मैं आपको बस धीरे धीरे हिंट देते रह रहा हूँ कि हम क्या करने वाले आगे, देखो। तो डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अच्छा ये देख लो एक टर्मिनोलॉजी, डेल यू बाई डेल एक्स को मैं लिख सकता हूँ यू एक्स, ठीक है। फिर डेल यू बाई डेल वाई को मैं लिख सकता हूँ यू वाई, ठीक है। डेल वी बाई डेल एक्स को मैं लिख सकता हूँ वी एक्स, ठीक है। और मैं डेल वी अपॉन डेल वाई को लिख सकता हूँ वी वाई, ठीक है। तो यही चीज मैं करने वाला हूँ। तो अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ u माइनस वी इज इक्वल टू दिस थिंग को विद रिस्पेक्ट टू पहले x कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, यू एक्स माइनस वी एक्स इज इक्वल टू, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ मैं, तो ऑब्वियसली ये y के टर्म्स है तो मेरे लिए कांस्टेंट हो गए। तो e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x ही होता है, और ये मेरे से बन जाएगा एज इट इज कांस्टेंट। ठीक है, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। अब अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ विथ रेस्पेक्ट टू वाई, पहले मैंने एक्स के रेस्पेक्ट में कर लिया, अब मैं वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि मुझे यू वाई माइनस वी वाई क्या मिलने वाला है। अगर मैं इसको, देखिए ये तो विथ रेस्पेक्ट टू वाई कर रहा हूँ तो ई की पावर एस कॉन्स्टेंट टर्म हो जाएगा, तो इसको एज इट इज लिख सकता हूँ। कॉस वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन वाई हो जाएगा, और माइनस साइन वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं सी आर इक्वेशन लगाता हूँ, मुझे क्या पता है कि मेरा यू एक्स इज इक्वल्स टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी एक्स। ठीक है, इस मैंने इस फॉर्म में कॉची इक्वेशन को लिखा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे सारी चीज एक्स में है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी एक्स में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे मेरी यू और वी एक्स में है, तो चाहता हूँ मैं यहाँ पे भी यू और एक्स में आ जाए, सॉरी हाँ एक्स में आ जाए दोनों, यू एक्स और वी वाई में, वी एक्स में। तो मैं यहाँ पे कोची लगा देता हूँ, तो मैं यू वाई को क्या लिख सकता हूँ, मैं यू वाई को लिख सकता हूँ माइनस ऑफ वी एक्स कोची रेमन। क्यों लगा सकता हूँ, क्योंकि एनालिटिक बना रहे हैं और एनालिटिक में कोची लगा सकता है। और मैं वी वाई को लिख सकता हूँ यू एक्स, तो ये मेरा बन जाएगा माइनस साइन वाई माइनस कॉस वाई। ठीक है, मैंने इसी को
अरे अरे मतलब मॉडिफाई कर दिया कॉची लगा करके, ठीक है, इसी को मैंने मॉडिफाई कर दिया इसमें। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर बोल सकता हूँ 2। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। तो अगर मैं 1 and 2 को पहले क्या करूँ, मैं अगर ऐड करता हूँ उसको, ठीक है, मैं अगर 1 and 2 को पहले ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा देखो। तो उससे मुझे मिलेगा वी एक्स प्लस यू एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस वाई, फिर ये माइनस वी एक्स प्लस यू एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन वाई। तो ये मेरा बन जाने वाला है 2 ux, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 ux इज इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉमन में। जब इसे हम ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली मेरा साइन वाई कैंसिल हो जाना है ना, ये कैंसिल हो जाना है, बचेगा मेरे पास सिंपली 2 cos वाई। यहाँ पे मैं इस 2 को इस 2 से काट सकता हूँ, तो मुझे यहाँ से यू एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ई एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है, ये आई मेरी वैल्यू, मुझे यूएस की वैल्यू मिलेगी। अब देखो मैं क्या चाहता हूँ, देखो मेरा आपको मैं क्लैरिटी बताता हूँ क्या है। हमें u अगर दिया रहता हम एनालिटिक फंक्शन निकाल लेते, हमें v अगर दिया रहता हम एनालिटिक फंक्शन निकाल लेते इंडिविजुअली अगर दिया रहता। कैसे निकालते हैं, हमें अगर v दिया रहता तो हम डेल v अपॉन डेल एक्स डेल v अपॉन डेल वाई निकालते हैं, ठीक है, सेम मिलने थॉमसन मेथड है। हम फिर एफ डैश ऑफ जेड निकालते हैं, क्या करते हैं एफ डैश ऑफ जेड। तो ये ख्याल मेरे पास यहाँ पे भी आ रहा है एफ डैश ऑफ जेड वाली, जिसका फॉर्मूला क्या होता है डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाई डेल एक्स। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या यू एक्स प्लस आई वी एक्स। तो मुझे यू एक्स तो मिल गया, तो अब मैं चाह रहा हूँ इस इक्वेशन से वी एक्स भी निकाल लूँ। तो अगर मैं इस बार 1 and 2 को सब्सट्रैक्ट कर लूँ, 1 - 2 कर दूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, वहां से मुझे यू आई यू एक्स कैंसिल, यू एक्स तो कैंसिल हो जाएगी। और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा ना, आप सॉल्व करके देखना, तो वी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाने वाली है, वो आ जाने वाली है ई की पावर एक्स इंटू साइन वाई। तो देखो आपको, आप एफ डैश ऑफ जेड की वैल्यू आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, यू एक्स प्लस आई टाइम्स वी एक्स लिख सकते हो। आप इसको यहाँ पे डालोगे वैल्यू को, ये वाली, आप इसको यहाँ पे डालोगे वैल्यू को, और जैसे आप वैल्यू डाल दोगे, आपका स्टेप क्या था थॉमसन वाले मेथड में, पुट x इज इक्वल टू जेड डालोगे एंड y इज इक्वल टू 0 डालोगे, दैट्स इट। एंड फाइनली एफ डैश ऑफ जेड जो आपको मिलेगी उसको आप कर दोगे इंटीग्रेट, बस यहाँ से आपका एफ ऑफ जेड आ गया ना, क्यों बन गया ना एनालिटिक फंक्शन, है ना आसान। तो बस ये था अप्रोच सॉल्व करने का इसको। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको कुछ चीज़ें और चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स पे, मैं हम ट्राई करेंगे उसे इम्प्रोवाइज करने की। क्योंकि अभी थोड़ा टाइम कम है, आपके एग्जाम बहुत ही क्लोज है, तो मैंने इस तरह से इस कोर्स को डिज़ाइन किया कि आप एक बार में सारे मॉड्यूल के इस क्वेश्चन के सारे टाइप को वेरिएशन को समझ लें। आपको मैंने कम क्वेश्चंस करवाया है ऑफ कोर्स, बट हाँ 10-15 क्वेश्चंस कम नहीं होता है, इट्स गुड इनफ फॉर अ सिंगल मॉड्यूल। लेकिन हाँ मैंने आपको अच्छे क्वेश्चंस कराया है, इनफैक्ट कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी थे जिसमें 2-2 पार्ट थे, 3-3 पार्ट थे प्रीवियस कॉन्सेप्ट के जो हमने पढ़े हुए हैं। सो दैट्स इट, जो मैंने होमवर्क दिया है आप उसे करिए, आंसर नहीं आ रहा है तो आप उस पर रिसर्च करिए, आप पूछिए अपने भैया से दीदी से जो भी हो आपके सामने। एनीवेज फिर भी आपको अगर दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, अपने नोट्स हैंड रिटन भी अपलोड कर दूंगा उस पर। सो दैट्स इट guys, thank you friends, I hope you guys will ace in your exams and meet you in the next video. Tata, goodbye, that's it.